हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और फाइनेंशियल कोच रोहन शर्मा। आज स्टॉक मार्केट बेसिक मॉड्यूल में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग सक्सेस में इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का बहुत बड़ा रोल है। ये ऑलमोस्ट 50% वेटेज रखता है ट्रेडिंग सक्सेस में। इस मॉड्यूल का नाम है रिस्क मैनेजमेंट इन साइकोलॉजी। 90% लॉसेस जो मार्केट्स में ट्रेडर्स करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का है। एक हेल्दी ट्रेडर्स माइंडसेट और एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पोर्टफोलियो के साथ जुड़ जाए तो आप एक एवरेज एनालिसिस से भी एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। इस पूरे मॉड्यूल में हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स को। हम समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके पोर्टफोलियो के लिए। पोजीशन साइजिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर सिंगल ट्रेड आप अपने पोर्टफोलियो में जो क्रिएट कर रहे हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं, वो कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूटेड होना चाहिए, उसमें कितना पैसा पर ट्रेड पे लगना चाहिए, उससे पर ट्रेड का रिस्क कितना होगा, पर ट्रेड का रिवॉर्ड कितना होगा, और वो पूरा रिस्क और रिवॉर्ड आपके कैपिटल के ऊपर कितना इम्पैक्ट डालेगा। ये सभी चीज़ें ट्रेड पे जाने से पहले होना चाहिए। रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करना ट्रेड से पहले, ट्रेड के दौरान, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पोर्टफोलियो को समय समय पे डाइवर्सिफाई रखना, सारे पैसे एक ही सिंगल स्टॉक में नहीं लगाना, उसको बाइफर्केट करके रखना, डाइवर्सिफाई करके रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा हम जानेंगे बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में, और बहुत सारे ऐसी मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसे बाइसनेस हैं, ऐसी धारणाएं हैं लोगों के अंदर, साइकोलॉजी है जो कि लोगों को समय समय पे परेशान करती है और उन्हें ट्रेडिंग सक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट बाधा के रूप में जाना जाता है। और सबसे आखिरी में हम बात करेंगे इमोशनल डिसिप्लिन सिस्टम के बारे में, बिकॉज स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है कि लोग अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके कारण वो रिपीटेटिव गलतियां करते हैं और उस रिपीटेटिव गलती के कारण उन्हें बहुत बड़े लॉसेस बियर करने पड़ते हैं। सो चलिए आज इस पूरे मॉड्यूल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आगे जाके इन्हीं मॉड्यूल्स के ऊपर आपको एक कंप्लीट कोर्स भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं, उनका मेन रीज़न क्या है। सेबी ने अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट किया था और उस स्टडी में ये पाया गया कि 89% ऑफ द F&O ट्रेडर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग करते हैं, हाई लीवरेज यूज़ करके जो ट्रेडिंग करते हैं, दे लॉस 89% ऑफ द F&O ट्रेडर्स लॉस में रहे 2023 में। एवरेज लॉस पर पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 1.1 लाख रुपीज़ के आसपास था। इसका मतलब टोटल रिटेल जो लॉस हुआ वो तकरीबन 51,000 करोड़ एक साल में था। तो आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो नॉन नॉलेजेबल लोग हैं, जो रिस्क और डिसिप्लिन्स को नहीं मेंटेन करते हैं, वो इतना बड़े लॉसेस एक साल के अंदर कर देते हैं। और ये लॉस किसी एक्सचेंज के पास या किसी कंपनी के पास नहीं जाना है, ये उन डिसिप्लिन ट्रेडर्स के पास जाना है जो कि मार्केट्स में एक अच्छे कैपिटल, एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सो मैं ये भी कह सकता हूँ कि 89% जो F&O ट्रेडर्स लॉस में थे, उन्होंने इतना बड़ा पैसा किसको दिया? उन 11% F&O ट्रेडर्स को दिया जो इनकी अपोजिट पार्टीज़ थी। क्योंकि मार्केट तो ज़ीरो सम गेम है, मार्केट में कोई पैसा इधर से उधर जाता नहीं है, दो पार्टीज़ हैं, अगर एक पार्टी लॉस कर रही है तो दूसरी पार्टी गेन करेगी। सो 89% अगर F&O ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं तो वो 11% लोग हैं स्पेसिफिकली जो कि गेन कर रहे हैं। 1.1 लाख एवरेज लॉस बहुत बड़ी बात होती है डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में। 3.5x
मोर एक्सपेंसेस देन देयर प्रॉफिट्स, मतलब वो इतनी फास्ट ट्रेडिंग कर रहे थे कि उनके रिटर्न्स से ज़्यादा तो उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही था। और सिर्फ 10 में से एक ऐसा इंसान है जो लॉन्ग टर्म में 10% कंसिस्टेबल प्रॉफिटेबल रहता है। सो वही बात है जो हम अभी कह रहे थे कि वो 11% लोग हैं जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब इस पूरी सच्चाई के पीछे 3 रूट कॉज है, 3 बड़े कारण हैं। पहला, कोई पोजीशन साइजिंग नहीं था, लोगों ने अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं किया, लोगों ने लीवरेजेस बहुत हैवीली यूज़ करी, जिसके कारण बड़े लॉसेस बियर करने पड़े। दूसरा रूट कॉज था स्टॉप लॉस नहीं रखना। कोई स्टॉप लॉस नहीं रखा और अगर प्राइस आपके अगेंस्ट चली गई तो उसको और ज़्यादा एवरेज करने लग गए, जिसको बोलते हैं एवरेजिंग डाउन, और इसके कारण वो और ट्रैप होते गए, जिससे उनको लॉसेस मल्टीप्लाई होते गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मैंने किसी चीज़ को 100 रुपीज़ पे ख़रीदा, अगर वो 95 रुपीज़ हो जाए तो मुझे एग्जिट करना चाहिए था लॉस में, मैंने नहीं किया। वो प्राइस और नीचे चली गई से 80-85 आ गई, मैंने और एवरेज करने की कोशिश की, मैंने अपनी क्वांटिटी को डबल ट्रिपल कर दिया, उसके बाद में वो और लॉस करने लगा और मेरा लॉस जो सिंपली 5 रुपये का हो सकता था उसको मैंने 3 गुना तो क्वांटिटी बढ़ा दी और लॉस भी 20-25-30 रुपये का कर दिया। इसका मतलब मैंने इतना बड़ा लॉस क्रिएट कर लिया कि अब उससे रिकवरी पाना बहुत मुश्किल है। इमोशनली वीक हो गए और डिसीजन मेकिंग्स डंप हो गई। तीसरा रूट कॉज है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ये तभी होती है जब लोग स्टकअप हो जाते हैं, बड़े पैसे के साथ उनको मैनेज करना नहीं आता, कोई रूल बेस्ड सिस्टम नहीं है, जिसके कारण इमोशन और फियर और ग्रीड उनके डिसीजन मेकिंग्स में साफ झलकने लगती है। ये 3 बड़े रूट कॉज हैं, पोजीशन साइजिंग ना होना, स्टॉप लॉस या एवरेज डाउन करना और इमोशनल डिसीजन मेकिंग्स करना। ये 3 सबसे बड़े इम्पॉर्टेंट रूट कॉज हैं इस पर्टिकुलर पिक्चर के। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले रूट कॉज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज यही तय करेगा कि आप इस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये रूल है 2% रूल। 2% का मतलब है कि अगर आज मेरी ट्रेडिंग कैपिटल से 50,000 रुपया है तो 50,000 रुपये का 2% मतलब 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क मुझे किसी भी सिंगल ट्रेड पे नहीं आना चाहिए। 2% का मतलब हुआ 1,000 रुपया। मान लीजिए TCS का शेयर का प्राइस है 3800, स्टॉप लॉस है 3750, इसका मतलब है 50 रुपये प्रति शेयर मेरे को रिस्क है। तो मैं कितनी क्वांटिटी परचेज करूं? 1,000 का रिस्क डिवाइडेड बाई 50 रुपये प्रति शेयर का लॉस, इसका मतलब मैं टोटल 20 शेयर खरीद सकता हूँ। इसका मतलब है 76,000 की मैं पोजीशंस क्रिएट करूँ, जिसके कारण मैं 50 रुपये का अगर लॉस लेता हूँ तो मेरी कैपिटल 1,000 रुपये से इम्पैक्ट होगा। इसे कहते हैं पोजीशन साइजिंग। चलिए, पोजीशन साइज का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैक्सिमम रिस्क हम कितना लेना चाहते हैं, सपोज 2% का रिस्क हम लेना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस प्राइस। इससे हमें निकल के आएगा कि हमारी क्वांटिटी पर ट्रेड कितनी होनी चाहिए। चलिए दूसरा एग्जांपल भी समझते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। एग्जांपल नंबर 2, मेरी कैपिटल है 1 लाख रुपए, उसका 2% रूल कहता है 2,000 रुपया। HDFC का शेयर चल रहा है 1650 और स्टॉप लॉस हम रख रहे हैं एज पर द एनालिसिस 1617। टोटल लॉस है 33 रुपया पर शेयर। 2,000 रुपये को 33 रुपया पर शेयर अगर मैं वर्कआउट करता हूँ तो 60 शेयर्स एज ए क्वांटिटी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। 60 × 1650, इसका मतलब है 99,000 रुपये की पोजीशंस मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। ये एग्जाम्पल में जितनी मेरी कैपिटल थी उतना ही मेरा ट्रेड वैल्यू बोल रहा है। अगर हम और बड़ी पोजीशन साइज क्रिएट करें, सपोज हम 5 लाख रुपए की पोजीशन कैपिटल है हमारे पास, सो 2% का मतलब है 10,000 रुपये।
रिलायंस मान लीजिए 2,900 रुपये का शेयर प्राइस है, जिसका स्टॉप लॉस अमूमन हम 2842 रख रहे हैं, मतलब 58 रुपीज़ पर शेयर का रिस्क हम क्रिएट कर रहे हैं। 10,000 डिवाइडेड बाई 58, इसका मतलब है 172 शेयर्स हम ट्रेड कर पाएंगे और हमारी ट्रेड वैल्यू होगी 4,99,000, जो कि मेरी कैपिटल साइज़ के बराबर है। इसको लोग कैपिटल से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको लोग पर ट्रेड पे जितना कैपिटल हम फिक्स कर रहे हैं उतना भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरी टोटल कैपिटल है पोर्टफोलियो की 5 लाख रुपए, उसमें से मैं किसी एक शेयर को 50,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। 50,000 का 2% स्टॉप लॉस होता है 1,000 रुपये, तो उसके हिसाब से मुझे अपनी क्वांटिटी तय करना पड़ेगा। सो ये एक सिंगल ट्रेड की कैपिटल से वर्कआउट करता है, ये पूरे पोर्टफोलियो की कैपिटल से वर्कआउट नहीं करता है। आई होप सो आपको समझ आया होगा इस पोजीशन साइजिंग का वर्कआउट। अगर मैं पोर्टफोलियो के हिसाब से बोलूँ, मान लीजिए मेरा पोर्टफोलियो 20 लाख रुपए का है, तो किसी भी सिंगल डे में या किसी भी ओवरऑल ट्रांजैक्शन वैल्यू में मेरा कैपिटल 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। दैट इज़ माई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क। मार्केट कहीं भी जाए मुझे उससे मतलब नहीं, मेरे को 2% रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज़ माई रिस्क मैनेजमेंट बेसिक स्ट्रेटेजी। इसके अलावा भी बहुत सारी एडवांस स्ट्रेटेजीज होती हैं। हमारा पूरा एक मॉड्यूल है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। मॉड्यूल का मतलब है पूरे के पूरे 10 मॉड्यूल्स उसके अंदर एक कोर्स के अंदर शामिल है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर, जिसका नाम है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जिसने रिस्क और रिवॉर्ड मेंटेन नहीं किया वो लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। रिस्क और रिवॉर्ड का मतलब है कि अगर मैं 1 रुपये लॉस करने के लिए रेडी हूँ किसी भी ट्रेड के ऊपर, तो उसके बदले में मुझे कितना रिवॉर्ड, कितना प्रॉफिट मिलने की संभावना है। और ये संभावनाएं ट्रेड लेने से पहले फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आपका ट्रेड लेने के बाद आप ये सब सोचोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्क और रिवॉर्ड अगर 1:1 है तो हमें उस ट्रेड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 है और अगर हम 50% ट्रेड सही करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। सिर्फ 50% ट्रेड सही होने की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। नॉर्मल मार्केट में या नॉर्मल स्टॉक मार्केट सिनेरियो में जो एवरेज सक्सेस रेशो है वो 50 से 60% के बीच ही होता है। 40% ट्रेड तो गलत ही जाते हैं। 1:2 अगर मैं मेंटेन कर रहा हूँ और 50% मेरा विनिंग रेशो है तो मैं 10,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट अर्न कर पाऊँगा। अगर यही रेशो 1:2 है और 40% ही मेरे ट्रेड सही जाते हैं तो मुझे प्रॉफिट 6,000 रुपये का होगा। और अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 है, 1 रुपये जाने का और 3 रुपये आने का, तो मैं 35% सक्सेस में भी 34% सक्सेस में भी सबसे बड़े प्रॉफिट्स मेंटेन कर सकता हूँ। इसका मतलब सीधा सीधा एक कोरिलेशन है कि अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आप कम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स पे, कम प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में भी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इवन मैं ये भी कह सकता हूँ कि 10,000 रुपये इक्विवेलेंट अर्न करने के लिए अगर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिया जाए तो मेरा परसेंटेज विन 25% के आसपास होगा। मतलब अगर 25% ट्रेड सही टारगेट्स अचीव कर रहे हैं तो भी मैं 1:2 के 50% रेशो के बराबर प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। आई होप सो ये अब आपको समझ आने लगा होगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो और पोजीशन साइजिंग बहुत बड़ा मैटर करते हैं आपकी ट्रेडिंग सक्सेस में। चलिए दोस्तों, अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर के ऊपर, जिसका नाम है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है
in risk management and psychology. डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब भी हम शादी में जाते हैं और जब हमें बूफे लगा हुआ मिलता है तो हमारी चॉइस होती है कि हम थोड़ा थोड़ा आप टेस्ट करते हैं अपनी थाली के अंदर, अपनी प्लेट के अंदर. सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि हम हर चीज़ का बेनिफिट ले पाते हैं, हर चीज़ का टेस्ट ले पाते हैं जब हम एक बूफे के अंदर जाते हैं. सेम तरीके से हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर भी अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रखना चाहिए. ये हमारे रिस्क को भी कम करता है, हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो को बैलेंस भी रखता है, और किसी भी अनसर्टेन एक्टिविटी में हम बड़े लॉस से बच सकते हैं. सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक आर्ट है, एक साइंस है, जो आपको समय समय पे यूज़ करना पड़ेगा. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक सिंगल तरीके का नहीं होता, उसमें 6 डिफरेंट तरीके का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं. सबसे पहला तरीका है एसेट क्लास बेस्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है. एसेट क्लास का मतलब है कि डिफरेंट एसेट क्लास में हम कुछ प्रतिशत रख रहे हैं. जैसे मेरे पास 5 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, उसमें 100% सिर्फ इक्विटी पे ही इन्वेस्ट करना, शेयर्स पे ही इन्वेस्ट करना सही नहीं है. 60 से 70% हमने इक्विटी में रखा, 20-25% का हमने डेट में रखा, एफडीज में रखा, और 10-15% हमने गोल्ड वगैरह में रखा. तो ये एक वेल डाइवर्सिफाइड एसेट क्लास पोर्टफोलियो रहेगा. कभी अगर इक्विटी परफॉर्म नहीं कर रहा तो गोल्ड परफॉर्म करेगा, गोल्ड परफॉर्म नहीं कर रहा तो कम से कम ब्याज तो मिलेगा. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. बैलेंस करके चलेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी. दूसरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है मार्केट कैप के ऊपर. सिर्फ बड़ी कंपनीज के अंदर ही पैसा लगाना, छोटी के अंदर नहीं लगाना, मिड साइज कंपनीज के अंदर नहीं लगाना, ये भी गलत है. हमें अगर सिर्फ इक्विटी का ही पोर्टफोलियो बनाना है तो हमें अलग अलग मार्केट कैप की कंपनीज को चूज़ करना चाहिए. जैसे 60% हमने लार्ज साइज, बिग साइज कंपनीज में लगाया, जो और स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकती है, एग्रेसिव ग्रोथ दे सकती है, उसमें हमने 30% मिड कैप में लगाया. और जो हाई रिस्क, हाई रिटर्न देने वाली कंपनीज हैं, उसमें हमने 10% डाल के रखा. तो एक अच्छा बैलेंस बन के रहेगा. 60% स्टेबल कंपनीज में, लार्ज साइज कंपनीज में, 30% मिड साइज कंपनीज में, 10% स्मॉल साइज कंपनीज में. और इसको साल दर साल हम रीबैलेंस करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे इसके अंदर. तीसरा डाइवर्सिफिकेशन है जिसका नाम है जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन. हम सिर्फ पैसा इंडिया में क्यों लगाएं? क्यों नहीं हम पैसा हांगकांग में लगाएं? क्यों नहीं थोड़ा बहुत पैसा हम दुबई में लगाएं? क्यों नहीं थोड़ा बहुत पैसा हम यूएस मार्केट्स में लगाएं? सो जोग्राफिकल बाउंड्रीज सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक पे इन्वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है. मान लीजिए किसी ने 100% पैसा दुबई में ही लगा के रखा, और मान लीजिए अभी ईरान की फ़ाइट हो गई, दुबई भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया, तो वहाँ के स्टॉक मार्केट्स बहुत बुरे रिटर्न्स देने लगेंगे. अगर हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया होता, हमने थोड़ा पैसा इंडिया लगाया होता, थोड़ा पैसा यूएस लगाया होता, थोड़ा पैसा चाइना लगाया होता, थोड़ा पैसा रशिया लगाया होता, तो हमारे लिए और आसान हो जाता. हमें अलग अलग टाइप के कंट्रीज से रिटर्न्स मिल रहे होते. इसके अलावा आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर. जैसे म्यूचुअल फंड्स को अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड सेक्टर को भी फोकस करती है. अगर आप उनके पूरे इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे तो पता लगेगा कि 50% उन्होंने बैंक में लगा रखा है, 20% उन्होंने फार्मा में लगा रखा है, 30% उन्होंने आईटी में लगा रखा है, 10% उन्होंने ऑटोमोबाइल में लगा रखा है, 5% उन्होंने डिफेंस में लगा रखा है, 2% उन्होंने थीमेटिक बिजनेस में लगा रखा है. सो सेक्टर वाइज भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. इसके बाद में आता है टाइम डाइवर्सिफिकेशन. टाइम डाइवर्सिफिकेशन में हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को इन्वेस्ट कर रहे हैं. 5 साल हम यहाँ करेंगे, उसके नेक्स्ट 5 साल हम थोड़े हाईली रिस्क पे होंगे, उसके 5 साल हम थोड़ा सिस्टम चेंज करेंगे. सो सिप्स एक टाइम डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि समय समय पे जब आप रेगुलर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड भी है, बैलेंस भी है, और एवरेज आउट भी हो रहा है. तो मार्केट ऊपर हो या नीचे,
हम एक इक्विवेलेंट अनुपात में क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा सबसे आखिरी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, जिसे हम कहते हैं एनुअल रीबैलेंसिंग। हर साल हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी डेट्स में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा इक्विटी में डाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिस्सा डेट से निकाल रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे एलोकेशन के टारगेट्स क्या हैं। मान लीजिए जब हमने स्टार्ट किया था, जब 70-80% पैसा डेट में था, 20% पैसा इक्विटी में था, हमने बोला कि हर साल हम पैसा जो है वो शिफ्ट करेंगे 10% से डेट से इक्विटी में। अभी मार्केट टॉप पे थे इसलिए हमने नया पैसा नहीं लगाया, 70% पैसा डेट में रखा सॉरी, और 30% पैसा इक्विटी पे डाल के रखा। अब साल दर साल, मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम चाहें तो उसको रीबैलेंस कर सकते हैं। सो टाइमिंग के हिसाब से, पैसे के हिसाब से हम एनुअल रीबैलेंसिंग कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट का, जिसमें लंबे समय में हम एक अच्छे रिटर्न्स और अच्छा फंड एट बेस्ट वैल्यूएशंस पे ले पाए। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं बहुत सारे बाइसनेस, जो भी इमोशनल बाइसनेस होते हैं, जो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड साइकोलॉजी काम करती है, उसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस। बिहेवियरल फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के साइकोलॉजिकल बाइसनेस को दर्शाती है। और साइकोलॉजिकल बाइसनेस, जो झुकाव है, जो मेंटल इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, वो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, वो हम जानना चाहेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज बिहेवियरल बाइसनेस। ये बाइसनेस का मैंने एक बहुत ही सिंपल चार्ट आपके मॉड्यूल में भी डाला हुआ है, आप उससे भी एक अच्छा एग्जाम्पल्स सेट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट बाइसनेस हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला बाइसनेस है जिसे हम बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बाइसनेस। अगर हमारे डिसीजन सही जा रहे होते हैं तो हम थोड़े से सातवें आसमान पे चढ़ जाते हैं और अनाप शनाप ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, बहुत हाई रिस्क लेना स्टार्ट करते हैं। मार्केट्स में जो हाफ हार्टेड जो ट्रेड्स हैं उनको भी ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ती है, जिसके कारण कुछ ख़राब ट्रेड्स भी हमारे पास आते हैं और वो हमारी परफॉर्मेंस को बुरी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। उसे कहते हैं हम ओवर कॉन्फिडेंस बाइसनेस। उसके बाद में आता है कन्फर्मेशन बाइसनेस। अगर हमने एक धारणा ट्रेड से पहले ही बना ली है और ट्रेड लेने के बाद में उसमें बहुत सारी ख़राब चीज़ें घटित हो रही हैं, फिर भी हम अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं, मैंने जो सोचा है वो सही होगा, तो ये एक कन्फर्मेशन बाइसनेस होती है। इसका मतलब है कि आप जो भी नए एविडेंसेस आ रहे हैं अगेंस्ट योर ट्रेड, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बाइसनेस। तीसरा बाइसनेस होता है जिसे बोलते हैं हर्ड मेंटलिटी, कि सब लोग बाई कर रहे हैं क्रिप्टो को, मैं भी बाई करता हूँ, सब लोग है ना इस न्यूज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। सो उसे कहते हैं हर्ड मेंटलिटी। सो हर्ड मेंटलिटी, जब भी आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है और मार्केट उसका आपको बुरी तरीके से फेल करता है, तो बहुत सारे लोग उस फेलियर से निकल नहीं पाते हैं, उनका ईगो जो है वो हर्ट हो जाता है, उसको हर्ड मेंटलिटी कहा जाता है। उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं लॉस अवर्जन। हम लॉस तो बहुत सारा लेने के लिए रेडी हैं, बट प्रॉफिट हम जल्दी से एग्जिट कर लेते हैं। हमने तय किया था कि रिस्क रिवॉर्ड 1:3 होगा, अब लॉस 3:1 हो गया है, फिर भी हम बैठे हैं। हमें लॉस लेने में ज़्यादा पेन हो रहा है बुक करने में, प्रॉफिट बुक करने में हमें बहुत कंफर्ट हो रहा है। इसी को कहते हैं लॉस अवर्जन। इसका मतलब है कि हम जल्दी से अपने लॉसेस को कट नहीं कर पा रहे और हम लॉसेस को चलने दे रहे हैं, प्रॉफिट को जल्दी जल्दी कट कर रहे हैं। इसके कारण हमें लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है पोर्टफोलियो में और हम कहीं ना कहीं स्टक अप हो जाते हैं। इसके बाद में आता है एंकरिंग बाइसनेस। एंकरिंग बाइसनेस का मतलब है कि अगर आज हमने किसी भी शेयर को एक एक्स प्राइस पे खरीद लिया है, जब तक वो वापस उस प्राइस पे नहीं आएगा हम उसे दोबारा नहीं खरीदेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है।
मान लीजिए मैंने 100 रुपये पे एक शेयर खरीदा, वो 200 चला गया, मैंने 200 पे बुक कर लिया। अब वो वापस जब तक 100 पे नहीं आएगा तब तक मेरे को लेने में कंफर्ट नहीं होगा। ये एक दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि आज मैंने कोई शेयर 500 रुपये पे खरीदा और वो 2000 जाके वापस 500 आ गया। अब मैं उसे बेचना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो करंट प्राइस है उसने मेरे सारे प्रॉफिट्स क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। सो मैं तो खूंटा गाड़ के बैठ गया हूँ, मैं तो एंकर डाल के बैठ गया हूँ कि मैं अब इसको नहीं बेचूंगा। बिकॉज एक रिग्रेट आपको हो गया कि जो प्रॉफिट्स मिल रहे थे वो लूज आउट हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए। सो दैट विल क्रिएट ए इमोशनल हिट ऑन योर बैक ऑफ द माइंड। एक है रिसेंसी बाइसनेस। मार्केट क्रैश हो रहा है, मार्केट लगातार गिर रहा है, फिर भी हम अपनी पोजीशंस को हिट नहीं कर रहे हैं, एग्जिट नहीं कर रहे हैं, रीसेंट इवेंट्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें मार्केट्स ट्रैप करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में आता है एक और बाइसनेस, जैसे बोलते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। मैंने किसी शेयर को एनालिसिस किया, वो शेयर्स मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने उसे परचेज कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि दुनिया में ये बेस्ट स्टॉक है, इसके अलावा कोई स्टॉक है ही नहीं, ये कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, मेरे डिसीजंस कभी गलत होते ही नहीं है। और वो शेयर लगातार अंडर परफॉर्म करता जा रहा है और आप उससे हट नहीं रहे, आप सच्चाई जानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे हम कहते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। और लास्ट में आता है एक फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मान लीजिए मार्केट नीचे आया था, कोई शेयर आपको बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा था, बट आपने डिसीजन नहीं लिया बाइंग करने का। अब वो प्राइस बढ़ गया, पहले 100 पे मिल रहा था, हमने नहीं लिया, अब 150 हो गया। अब 150 पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, हम तो 100 पे छोड़ के आए थे, अब देखो कितना बढ़ गया, अब लिया नहीं जा रहा है और शेयर का अभी भी और बढ़ने की कोशिश है। और बाद में जाके जब वो 180 हो रहा है, 200 हो रहा है, उसमें बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, तो अब आप लेने के लिए तैयार हो गए। पहले 100 पे नहीं लेते थे, अब 200 पे लेने के लिए तैयार हो गए। इसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। वो रिग्रेट है कि मैंने इसको उस समय नहीं लिया, अब जाके जब मार्केट में हवा फैल रही है, बहुत ज़्यादा खबरें आ रही है, तब जाके आप उसको हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये सारे बाइसनेस एक इमोशनल कंट्रोल, एक साइकोलॉजी के पीछे काम करते ही करते हैं। हर दिन ये आपको परेशान करेंगे। इनसे काबू पाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग सिस्टम रूल बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। रूल नहीं टूटेंगे तो ये सब साइकोलॉजीज आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम दोस्तों बात करते हैं 4 बड़े साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये 4 ऐसे बड़े ट्रैप्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस में रखते हैं। पहला ट्रैप, एवरेज डाउन करना। हमने 100 शेयर खरीदे 200 रुपये पे, वो 160 गिर गया, हमने 200 और खरीद लिए। फिर और वो 100 रुपये पे आ गया, हमने 400 और खरीद लिए। अब वो 30 रुपये पे आ गया। अब पता लगा कि हमने बहुत सारा पैसा भी फंसा लिया, क्वांटिटी भी बहुत इकट्ठी कर ली और लॉस को एम्पलीफाई कर लिया। एम्पलीफाई करने का मतलब है कि लॉसेस को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह की स्ट्रैटेजी कभी भी काम नहीं करती है। ये छोटे लॉस को एक बहुत बड़े लॉस, बहुत बड़ी कैपिटल लॉस में कन्वर्ट कर देता है और आपको बिल्कुल हेल्पलेस कर देता है उस सिनेरियो में। अब दूसरी बात हम करते हैं ट्रैप नंबर 2, जिसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ये धुरंधर मूवी की तरह रिवेंज है। सो इस रिवेंज में क्या होता है कि पहले इंसान, मान लीजिए स्टार्ट हुआ ट्रेडिंग करना, पहले ही ट्रेडिंग्स में बड़े लॉसेस लग गए, उसको रिकवर करने के लिए दिन भर में और 5-10 ट्रेड मार दिए, जिससे एम्पलीफाई हो गया लॉस। और शाम तक पता लगा कि जो स्टॉप लॉस, जो लॉस 10,000 का था, वो शाम तक 70-80 हज़ार का हो गया। और कैपिटल अकाउंट, आपका जो अकाउंट में कैपिटल है वो मुश्किल से 1 लाख रुपए है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको विद इन ए डे में, डे ट्रेडिंग्स में या उसमें अगर एक पर्टिकुलर कैपिटल का लॉस हो जाए, तो उसके बाद में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए थ्रू आउट द डे। डोंट डू अ पैनिक फॉर रिकवरीज। अपने लॉस को रिकवर करने के लिए बहुत ज़्यादा तड़पड़ाओगे,
जितना ज़्यादा दलदल में हिलोगे उतना ही ज़्यादा फंसोगे। सो प्लीज़ कोशिश करिए कि रिवेंज ट्रेडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तीसरा ट्रैप जो सबसे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं, टिप फॉलोइंग ट्रैप। टिप फॉलोइंग ट्रैप का मतलब है कि आपको व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम या एप्स या वेबसाइट्स या टीवी चैनल्स, इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द पर्पस ऑफ न्यूज़ और इवेंट अगर आप चेक करना चाहते हैं, इट्स गुड। बट क्या खरीदूँ, क्या बेचूँ, मुझे ये बाइंग का कह रहा है, ये सेलिंग का कह रहा है, ये मुझे पैकेज बेच रहा है, नहीं। कोई भी एडवाइज़र, कोई भी कॉल्स देने वाला सिस्टम आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और आपके पर्सनल साइकोलॉजी को नहीं जानता है। सो एक कॉमन जो सिस्टम है वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा। सो उसके कहने पे बाय करना बिल्कुल बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगा। और सबसे फोर्थ जो ट्रैप है वो है द स्टार स्टॉक कंसंट्रेशन ट्रैप, कि हमने एक ऐसा कोई जादुई स्टॉक पकड़ लिया है और हम उसे ही भरे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर मैंने कि पेनी स्टॉक ले लिया है और सर मैं अब इसके ना 20,000 शेयर इकट्ठे कर लूँगा, 50,000 शेयर इकट्ठे कर लूँगा, ये इतना कर देगा, उतना कर देगा। बाद में पता लगा कि उसमें कुछ ऐसी 2 खबरें आई या वो ऑपरेटर बेस्ड एक्टिविटी में फंस गया और एक ऐसी खबर आई जिसने पूरा का पूरा पोर्टफोलियो 2 ही दिन में 80% 90% तक कट कर दिया। या वो शेयर सर्किट, लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट पे चल रहा है, पता लगा 100 रुपये का शेयर 10 रुपये पे आ गया। सो बहुत सारे लोग ऑपरेटर बेस्ड शेयर्स में फंसते हैं, ऐसे पेनी स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि ये पेनी स्टॉक 20 गुना 50 गुना उनको प्रॉफिट कर देगा, वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखते हैं और सारे एक ही शेयर के ऊपर पूरी कैपिटल को इन्फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये 4 ऐसे बड़े ट्रैप्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को सच में बहुत बड़े लॉसेस देते हैं। वो कितने ही समझदार हो, कितना ही अच्छा एनालिसिस हो, बट इस ट्रैप में फंसे और एक बार अगर आपने कैपिटल में बड़ा डेंट कर दिया तो उससे बच पाना बहुत मुश्किल होगा। मेरे पास 5 लाख की कैपिटल है, अगर 2 लाख रुपए चले गए, 40% लॉस हो गया, तो बचे हुए 3 लाख से वापस 2 लाख रिकवर करने का मतलब है कि मेरा 1-2 साल गया। और 3 लाख पे 2 लाख बनाने का मतलब है कि मुझे 60% रिटर्न चाहिए। 60% रिटर्न अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो में ट्रेड कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो भी मुझे ऑलमोस्ट 2 से 3 साल लग जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज इन्वेस्टर को का जो रिटर्न है साल का वो 18 से 20% है। तो इसका मतलब है कि मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लगेंगे अपना 60% रिटर्न जनरेट करने के लिए। सो वो गलती ना करें, कभी भी कैपिटल में बिग डेंट्स नहीं आने चाहिए। प्लीज़ कीप इन दैट माइंड। अब दोस्तों, इसी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने कुछ कोट आपको दे रखा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, वॉरेन बफेट जो सबसे अमीर इंसान है स्टॉक मार्केट्स के अंदर, जिन्होंने टॉप बिलियनियर्स में उनका नाम आता है, उन्होंने बहुत अच्छा कोट दिया है दैट रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। आपकी कैपिटल में बहुत बड़ा डेंट कभी भी नहीं आना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 है कि पैसा नहीं गंवाना है, और रूल नंबर 2 है कि पहले वाले रूल को फॉरगेट नहीं करना है। सो प्रोटेक्ट करना, कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार कैपिटल अगर हाथ से निकल गई, बड़े लॉसेस हो गए, तो मेंटल अपसेट भी होगा, इमोशनल भी वर्कआउट होगा, इनडिसिप्लिन भी आएगा और मार्केट से दूर जाने का, रिवेंज ट्रेडिंग करने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके कैपिटल पे होगा। दूसरा, वॉरेन बफेट ने एक और चीज़ कही है, द स्टॉक मार्केट इज़ ए डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इनपेशेंट टू पेशेंट। अब आपको समझ में आया होगा, जो सबसे पहला रूल हमने देखा था कि 89% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स विल लूज इन F&O। तो सिर्फ 11% लोग थे जिन्होंने उन 89% लोगों का लॉस एज ए प्रॉफिट रिसीव किया। सो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इमोशनल डिसिप्लिन और पेशेंस आपके अल्टीमेट एज हैं इन्वेस्टिंग में। तीसरा, रॉबर्ट
एंड नॉट ने भी एक कोट का है, इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज़ कंफर्टेबल इज़ रेयरली प्रॉफिटेबल। बहुत सही बात कही उन्होंने कि अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे और आप सोचेंगे घर बैठे ही आपको कोई शेयर बता देगा टिप्स पे या टीवी पे और आप इजीली पैसा बना लेंगे, तो ऐसे सभी लोग बैठे हैं पैसा बनाने के लिए। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, आपको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, तब ही आपको पैसा मिलेगा। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बिना होमवर्क के कुछ भी नहीं मिलेगा। एक जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है कि इट्स नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, सही और गलत इसमें एब्सोल्यूट नहीं होता मार्केट्स में। हमने बोला ना कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन कितना है, 50%, 50 सही जाएगा, 50 गलत जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम गलत जा रहे हैं तो कितना पैसा हमारी कैपिटल से लग रहा है और सही जा रहे हैं तो कितना पैसा मिल रहा है। हमारा फोकस एब्सोल्युटली इसी पे होना चाहिए कि प्रॉफिट बड़े हों, लॉसेस छोटे हों, फिर कितने ही ट्रेड सही और गलत हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वॉरेन बफेट बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन एक सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है आपकी इग्नोरेंस का। अगर हमसे कुछ गलतियां हो भी गई, अगर हमारी समझ कम है, हमारी नॉलेज कम है, फिर भी डाइवर्सिफिकेशन हमें बचा लेगा। और लास्ट में वॉरेन बफेट बोलते हैं, रिस्क कम्स नॉट नोइंग व्हेन यू आर डूइंग। सो रिस्क सिर्फ सुनने से या सोचने से या समझने से नहीं होगा, रिस्क को अल्टीमेटली उतारना भी पड़ेगा अपने कैपिटल में, अपने पोर्टफोलियो में, तब ही आप वर्कआउट कर पाओगे। जितनी अच्छी नॉलेज होगा, जितना अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा, रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। आई होप सो इस रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल को आपने बहुत इंजॉय किया होगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आप डे टू डे लाइफ में बियर भी कर रहे होंगे। इसके ऊपर पूरा एक कोर्स भी हम आगे जाके बना रहे हैं। आप स्किल इन्वेस्टमेंट ऐप पे जाके आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं फ्री कोर्सेज में इन सब चीज़ों के लिए। आज के की टेकअवेज हमने देखे कि 89% लोग लूज़ कर रहे हैं। उसका रूट कॉज है कि उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। 2% रूल इन पोजीशन साइजिंग भी हमने जानने की कोशिश की। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड भी अगर हम मिनिमम मेंटेन करते हैं तो 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी पे भी हम एक अच्छा सिस्टम लंबे समय के लिए मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करें और जो बाइसनेस है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें और इमोशनल जो ट्रेडिंग सिस्टम है आपका उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करें, जिससे आप अपने सिस्टम को, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंटली सस्टेन कर पाएँ। सो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क है अपने पर्सनल ट्रेडिंग रूल्स को नोट डाउन करिए। आप जो भी ट्रेड करते हैं दिन भर में उसका एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, आप उसका स्प्रेडशीट बनाइए। आपने एंट्री कितने पे की, एग्जिट कितने पे की, लेने से पहले क्या सोचा था, इमोशन ने कैसे हिट किया और एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या मिला, कहाँ गलती कर रहे हो ये भी लिखो। अपनी पोजीशन साइजेस को कैलकुलेट करो और रेडी रहो अपने नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 9 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक पैसिव इनकम है जिसके लिए आप रेगुलर मेहनत नहीं कर रहे हैं, बट ट्रेडिंग एक रेगुलर बिजनेस है जिसके लिए आपको डेली ऑफिस जाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको एज ए बिजनेस इनकम, एज ए ट्रेडिंग इनकम अर्न होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 9 ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल इन्वेस्टमेंट ऐप को डाउनलोड करो, जिससे आप इस तरह के फ्री कोर्सेज को एक्सेस कर पाओ। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभमय हो।